नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि काफी डीप और डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्राइड की थ्योरी के बारे में। और पार्ट 1 में हमने सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी को लेकर के उसके बारे में डिस्कशन करी थी। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं पार्ट 1 का और उसके बाद फिर मूव ऑन करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था फ्राइड की बारे में थोड़ी सी चीजें, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ के निवासी थे और क्या थे वो। ठीक है ना। तो फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के निवासी थे वो, और वो बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनके द्वारा रचनाएं थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। और जो थर्ड उनकी बुक थी, यानी कि रचना थी टोटम एंड टैबू, और जो लास्ट थी उनकी सिविलाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। फिर हमने बात करी थी 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड के 3 जो लेवल थे, स्तर थे, वो कौन से थे। तो पहला था आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन के नाम से जानते हैं। दूसरा था आपका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। और तीसरा था आपका सब कॉन्शियस माइंड। तो इसको हमने जाना था कि फ्राइड ने इसे यहाँ पर एक बर्फ के टुकड़े की तरह यूज करा था। एक मेटाफर दिया था उन्होंने कि एक बर्फ के टुकड़े की तरह हमारा माइंड जो होता है उसकी कॉन्शियसनेस होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 10% ही देख पाते हैं अपने माइंड का। हम अपने माइंड का 10% एरिया ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो 90% हमारा एरिया है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज प्री कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो 10% ये वही है जिस तरीके से आप बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा, यानी कि आइस बर्ज पानी में जब डूबा हुआ होता है तो आपको बस इतना जितना दिखाई देता है, आपको लगता है कि बस इतना ही टुकड़ा है बर्फ का। पर गाइस, जो रियलिटी होती है वो बर्फ का आधे से ज्यादा टुकड़ा पानी के नीचे होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही मनुष्य का मस्तिष्क होता है, जो बेसिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चेतन मन होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमें दिखता है, यानी कि हमारी एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में पढ़ना लिखना बोलना सोचना, वो सारा हमारा चेतन मन के अंतर्गत आता है। तो सिर्फ 10% एरिया होता है, जबकि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, प्री कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में हमने जाना था कि जब हम सो जाते हैं, या फिर जब हमारी कॉन्शियसनेस अवस्था नहीं होती, या जब हम कोमा में चले जाते हैं, या फिर हम किसी वजह से बेहोश हो जाते हैं, तो उस वक्त जो हमारा काम करता है ब्रेन, वो प्री कॉन्शियस होता है। यानी कि वो एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है। जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो वो चेतन मन में होता है, और जब याद करके स्टोर कर लेते हैं तो वो चला जाता है अचेतन मन में। और जब हम दोबारा इसे कॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो दोबारा वो कॉन्शियस लेवल में चला आता है रिटर्न होकर के। ठीक। लास्ट थिंग इज कि हमने सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करा था कि हम इसे पूर्ण रूप से यूज नहीं कर सकते, यानी कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका 100% हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 3 या 4% हिस्सा ही हम वहां पर यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है ना। बाकी ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा खुद को स्ट्रांग बनाते हैं मेंटली, तो ही हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लेखक, बहुत बड़े आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, और इस कारण वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। तो सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली होता क्या है? वो इच्छाएं जो आपकी दमित होती हैं, जो दबी हुई रहती हैं, जो इंटरनली आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर की वजह से या फिर किसी बाधाओं की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो दोज बेसिक जो इच्छाएं जो आपकी होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। और यही जो होती हैं आपके बिहेवियर में दिखती हैं, जैसे आपका अग्रेसिव होना, आपका म्यूजिक की तरफ लगाव होना, आपका गेम्स की तरफ लगाव होना, तो ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं फ्राइड द्वारा निर्मित व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष की अवस्थाओं के बारे में। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है, और यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो फ्राइड की। ठीक। तो आज हम बात करने वाले गाइस कि फ्राइड द्वारा निर्मित व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष की 3 अवस्थाएं होती हैं, और वो 3 अवस्थाएं होती हैं कौन सी? पहली होती है इड, और दूसरी होती है ईगो, और तीसरी होती है सुपर ईगो। अब ये होती क्या है गाइस? तो फ्राइड का कहना था कि व्यक्तित्व की गत्यात्मकता काम संतुष्टि की आवश्यकता से शासित होती है, और फ्राइड ने इन मानसिक संरचना को 3 भागों में मुख्यतः बांटा था।
तो फ्राइड का ये पक्ष था, उनका कहना था कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी पर्सनालिटी हम शो करते हैं वो टोटली किसकी आवश्यकताओं के द्वारा चलाई जाती है, वो हमारी काम संतुष्टि की तरह, यानी कि जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में चीजें हम करते हैं वो काम संतुष्टि के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा था। पहला था एड, दूसरा था ईगो और तीसरा था सुपर ईगो। अब एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। पहले बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, एड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, और फिर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एड वो होता क्या है? एड की उत्पत्ति होती है मनुष्य के जन्म के साथ ही, यानी एक छोटा बच्चा होता है और एक बड़ा बच्चा, ठीक। तो एड क्या है? छोटा बच्चा जो 2 या 3 साल का है या 5 साल का है, तो उसे अगर चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसको जिद करनी है कि मुझे चाहिए, तो ये आपका एड का बिहेवियर हो गया, ठीक। वहीं अगर 15-20 साल का बच्चा है, उसको पता है कि यहाँ से स्टोर बहुत ज्यादा दूर है, मेरे पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो कहता है चलो कोई नहीं, मैं बाद में ले लूंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका अहम, यानी कि ईगो। और वहीं अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर हैं और उन्हें पैसे एक्सपेंस का जो पैसे हैं वो वहाँ पे वेस्ट करने पड़ेंगे, और वैसे भी कैंडीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो ये हो गया आपका सुपर ईगो, ठीक। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। तो थोड़ा सा और जानते हैं और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्राइड ने इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना था, ईड को, ठीक है ना। इसकी विषय वस्तु वे इच्छाएं हैं जो लिबिडो यानी कि यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा से संबंधित है और तत्कालिक संतुष्टि चाहती है। ऊर्जा की वृद्धि ईद नहीं सहन कर पाती, और अगर इसे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं मिलती, तब यह विकृत स्वरूप धारण करके व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ईड के बारे में हम जान सकते हैं कि ईड क्या होता है? व्यक्तित्व का हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि हम अपनी बिहेवियर में जो भी चीजें शो करते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर ही बसी हुई हैं। तो वो चीजें हमारी ईड कहलाती है। मतलब हाँ, तुरंत हमारी जो इच्छा हमने की है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं पूरी होती है, दमित ही रह जाती है, तो एक विकृत रूप लेकर हमारे सामने प्रकट होती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर सही डायरेक्शन में ले जाए तो आप ये ऊर्जा पॉजिटिव वे में जाएगी, अगर गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये ऊर्जा नेगेटिव की तरफ लेके जाती है। और ये जो ऊर्जा होती है इतनी स्ट्रांग डिजायर होती है ईड की कि नॉर्मली जो इंसान होता है उसको सहन नहीं कर पाता, और अगर ये सही ढंग से हम इसको सही डायरेक्शन में ना अभिव्यक्त कर पाए तो एक विकृत यानी कि एक बिगड़ा रूप लेकर सामने आता है। तो ये था आपका ईड। अहम क्या होता है यानी कि ईगो क्या होता है? ईड और सुपर ईगो यानी कि ईड और पराहम के बीच में जो समन्वय होता है स्थापित करने का, ये अहम करता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? आपके सामने एक बच्चा है ए, ठीक है, और एक बच्चा है बी, और एक बच्चा है सी। ए कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, बी कहता है मुझे नहीं चाहिए, ठीक। और चॉकलेट खाने का मन तो दोनों का था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सी क्या करता है, इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर सिंपली आप समझे कि एक बच्चा है, एक बच्चा है ए, ठीक है, उसको खाने का मन कर रहा है चॉकलेट, ठीक। तो वो जानता है कि उसे प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, उसे क्या है, शुगर की प्रॉब्लम है, उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और उसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो बच्चे को चॉकलेट खाने का मन कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो ये हुआ उसका ईड वाला पक्ष। अगर बच्चा सोचता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो ये हो गया आपका सुपर ईगो का पक्ष। लेकिन बच्चे को ऐसी कंडीशन में बच्चा जाता है जहां पर वो सोचता है कोई नहीं, मैं ज्यादा चॉकलेट नहीं खाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा पीस लेता हूँ जिससे कि मेरी जो आत्मा है वो भी संतुष्ट हो जाए और मेरी हेल्थ भी ना खराब हो। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जहां पर बच्चा कंट्रोल कर लेता है अपनी फीलिंग्स को, थोड़ा बहुत टेस्ट भी कर लेता है और कंट्रोल भी कर लेता है, तो ये जो है आपका वो कहलाता है ईगो यानी कि अहम, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको जो बेसिक चीज है उसके बारे में क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ चलते हैं। देखिए, अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा तो ये जो इमेज है उसके सहारे आप इजीली समझ सकते हैं। ईड को आप देखेंगे एक शैतान के रूप में। मतलब अगर मेरी जिद है कि मुझे अभी चाहिए, अभी जो चीज मैं मांग रहा हूँ, जैसे छोटा बच्चा है 5 साल का, उसे चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक टॉय चाहिए, ठीक, मुझे रिमोट वाली टॉय बिल्कुल अभी चाहिए, टॉय कार बिल्कुल अभी चाहिए, तो अभी चाहिए वरना मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, ये ठीक है, जिद करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तो ये ईड का पक्ष हो गया। लेकिन
अगर बच्चा कहता है पेरेंट्स से कि ठीक है मम्मी पापा, अगर मैं अभी नहीं कार चाहिए, आप मुझे नेक्स्ट मंथ दिला देंगे, ठीक है, देन इट इज ओके। तो ये हो गया आपके ईगो का पक्ष। ठीक, ये आपका ईगो का पक्ष हो गया। लेकिन सुपर ईगो क्या हुआ? सुपर ईगो पक्ष, अगर माँ बाप ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की एज है, अभी तुम्हारी टॉय कार लेने के लिए हमारे पास उतना एक्सपेंस नहीं है, हम उतने पैसे नहीं है हमें, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कार दिला पाए। तो बच्चा अगर समझ जाता है कोई बात नहीं, नहीं मम्मी पापा आपके पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं जिद करता, तो ये हो गया आपका सुपर ईगो का पक्ष। ठीक, तो अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस चीज को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा। और ये थोड़ा सा, ये जो चित्र है, ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, ये आपको 100%, अगर आपके पास थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो क्लियर कर देगी। ईड है ये आपका, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है ईड और सुपर ईगो के बीच में। मान लीजिए नेगेटिव है और ये हो गया पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जब भी खिंचाव महसूस होता है तो ईगो इन दोनों को बैलेंस करता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस माइनस दोनों। ठीक है ना? तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ईड और सुपर ईगो की लड़ाई होती है तो ईगो जो होता है दोनों की लड़ाई को खत्म करके बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट ईड और ईगो और सुपर ईगो के बीच में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमने जो थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ी थी अभी, उन्हीं को रिवाइज करते हैं। ठीक है ना? तो ईड है, यह जन्मजात और सुख के सिद्धांत पर आश्रित होता है, यानी कि सुख के सिद्धांत पर आश्रित क्या, कि इंसान के शरीर को जिस भी चीज से संतुष्टि मिलती है इंसान वही करता है। तो ये अच्छे और बुरे के भेद को नहीं समझ पाता, अक्षम होता है, यानी कि सक्षम नहीं होता अच्छे और बुरे को भेद को समझने के लिए। अगर बुरी चीज अच्छी लग रही है चाहिए तो वो चाहिए, अच्छी चीज अच्छी लग रही है तो वो चाहिए तो चाहिए, मतलब अभी चाहिए। ठीक, इसका मुख्य कार्य पार्श्विक स्तर पर मानसिक शक्तियों का संचालन करना होता है, यानी कभी कभी पार्श्विक प्रवृत्ति भी शो करता है, यानी कि जिद्दी स्वभाव। ठीक है ना? तो इदम से प्रेरित व्यवहार तनाव का परिणाम होता है, जिसे फ्रायड ने भग्नाशा कहा है। कि अगर ये तनाव का कारण कैसे होता है गाइस, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो जस्ट इमेजिन वो कंडीशन कि अगर आपके सामने कोई बच्चा आता है जो जिद करता है कि पापा मुझे अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे अभी बिल्कुल नया पेंसिल बॉक्स चाहिए। ठीक, और क्योंकि अभी शॉप खुली नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस कंडीशन में मम्मी पापा शॉप पे जाके नहीं ला सकते और बच्चा वहां पे एकदम रोने लगता है, जिद करने लगता है। तो ये कंडीशन जो आती है वो तनाव पैदा करती है, पेरेंट्स के अंदर भी बच्चे के अंदर भी। ठीक है ना? तो ये होता है ईड का रिजल्ट। ठीक, तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद क्या होता है कि विभिन्न स्तरों पर काम की भावना को संतुष्टि एवं प्रकाशन हेतु व्यक्ति का संघर्ष एवं तनाव का सामना करना पड़ता है। और वास्तव में ईद अचेतन मन है, जिसे मूल प्रवृत्तियों और नैसर्गिक इच्छाएं रहती हैं, जिसमें जो शीघ्र तृप्ति चाहती हैं। यानी कि जो भी इंसान के अंदर जो भी उसके डिजायर्स है, यानी कि जो भी तृप्ति है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, वो तुरंत तृप्ति चाहती हैं। ठीक, तो ये हुआ ईद का कॉन्सेप्ट। ईगो क्या होता है? तो ईगो मीन्स होता है, ईगो आपका हुआ चेतना, यानी चेतन मन हुआ। ठीक, मन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईड हुआ आपका ईड जो होता है आपका वो होता है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। और अहम जो होता है आपका ईगो, वो होता है दोनों के बीच का, यानी कि चेतन मन। और जो आपका पराहम है ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं ईगो की तरफ। तो ईगो क्या होता है? चेतना, इच्छा शक्ति और बुद्धि तथा तर्क, इन सब में सभी समाहित होते हैं। क्योंकि जब इसे ईड को और सुपर ईगो को बैलेंस करना होता है तो इसके पास सबसे ज्यादा तर्क शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो दोनों को तर्क देकर शांत कर सके। तो अहम यानी कि ईगो आत्मसात वास्तविकता तथा बाह्य पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं में विभेद करने की क्षमता रखता है। ठीक, जबकि आपका ईड था उसमें तर्क शक्ति नहीं थी और अक्षम था अच्छे और बुरे में विभेद करने में, जबकि अहम है, सक्षम है अच्छे और बुरे में भेद करने में। अर्थात वास्तविकता के सिद्धांत से चालित होता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है और रियल लाइफ में रियलिटी में जीता है, रियलिटी से कनेक्ट करके रखता है ईगो मनुष्य को। अहम आवश्यकता की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है, और क्रियान्वयन में वास्तविकता के सिद्धांत का ध्यान रखता है और वास्तव में अहम व्यक्तित्व का कार्यवाहक है, और ईद और पराहम दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।
तनाव से मुक्ति पाने के लिए यह यथार्थ के मार्ग का चयन करता है और इदम पर अंकुश रखता है और नियम विरुद्ध कार्यवाहकों को नियंत्रण में रखता है। यानी कि किसी कारणवश अगर ईड का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, यानी कि किसी की जो बुरी डिजायर्स है वो बढ़ जाती है, ठीक, दैट टाइम ईगो जो है वो कंट्रोल करता है कि नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं और 2 कदम पीछे जाइए। ठीक, जो पुलिस का काम होता है बिल्कुल वही रोल यहाँ पे प्ले करता है आपका ईगो। नेक्स्ट है आपका पराहम। तो पराहम पर आते हैं। पराहम क्या होता है? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है गाइस? मानसिक संरचना का तृतीय भाग, यानी कि जो हमारी मानसिक संरचना है उसका थर्ड पार्ट होता है सुपर ईगो। यह पूर्ण रूप से नैसर्गिक एवं आदर्शात्मक अभिकरण है जो समाज द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है। यानी कि समाज द्वारा जो नैतिक और आदर्श बनाए गए हैं समाज के द्वारा, वो सारे इन्हीं सब नैतिक सूत्रों पर कार्य करता है। यानी कि ये समाज के लिए सबसे आदर्श बनना चाहता है और ये अभिभावकीय प्रभावों एवं सामाजिक आदर्शों के मध्य अंतर संबंध स्थापित करता है। यानी कि जो खुद की फीलिंग्स होती हैं, यानी किसी की भी जो आदर्शात्मक कंडीशन होती है, और समाज, यानी कि समाज के अंदर आदर्श क्या है? एक बच्चा जो अच्छे नंबर लेकर आता है, पढ़ता है, मम्मी पापा का कहना मानता है, ठीक है ना, टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, अच्छी डाइट लेता है, तो यही तो आदर्शात्मक हुआ ना। तो सुपर ईगो उन सारी चीजों को फॉलो करता है जो समाज के अकॉर्डिंग हमारे लिए सही होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का पराहम जितना अधिक विकसित होगा, वह व्यक्ति बुरे आचरण होते हुए और लोभों का सवरण करने में उतना ही अधिक सक्षम होता है। यानी कि जिस इंसान का जो पराहम है, सुपर ईगो जितना ज्यादा डेवलप होगा, उतना ही वो बुराइयों से दूर रहेगा। सिंपल वर्ड में आप यही समझ सकते हैं, जैसे कि चोरी न करना, झूठ न बोलना, इस प्रकार के सामाजिक एवं पूर्णता को की जो खोज है उसमें वो माहिर होता है और आदर्शात्मक होता है। जिस इंसान के अंदर ईड का रेशियो ज्यादा होता है वो जिद्दी होता है, आक्रामक होता है, ठीक है, गुस्सैल होता है। लेकिन जिसका ईगो डेवलप्ड होता है वो इंसान संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड, कि हाँ, अगर मेरे अंदर ये तीव्र इच्छा आई है तो मुझे करना है, तो थोड़ा सा ही, लेकिन ज्यादा उस काम में इंडल्ज नहीं होना। लेकिन पराहम जिसका डेवलप्ड होता है वो इंसान बिल्कुल आदर्श होता है। जैसे जो बड़े बड़े सदगुरु होते हैं, जहाँ पे आप लोग सुनते हैं, जैसे कि कई सारे आपने देखे होंगे संत महात्मा जो कि इन सब जिन्होंने अपना सुपर ईगो डेवलप कर लिया है, उनके लिए छोटी मोटी इच्छाएं कुछ नहीं है कि मुझे शॉपिंग करना है, मुझे फोन में बैलेंस डलवाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, कुछ नहीं। वो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुपर ईगो डेवलप हो चुका है। वहीं अगर देखा जाए आतंकवादी, एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आतंकवादी, उनकी इच्छा क्या है? डिजायर्स है उनकी ज्यादा, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, समाज में स्टेटस हो चाहे ना, लेकिन मुझे अपनी चीजें हैं वो कंप्लीट करनी है। तो वो आपका ईड हुआ। लेकिन सुपर ईगो क्या है? जो मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को भी, और साथ ही साथ समाज में रहकर अपने आप को आदर्श भी बनाना चाहते हैं, अपनी डिजायर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये जो रास्ता है आपका, जो बीच का रास्ता होता है, वो होता है ईगो का। ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे खत्म होती है हमारी आज की पार्ट 2 वीडियो फ्रूट की। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा इजीली। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज का जो वीडियो है उसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा आप लोगों का वेस्ट नहीं करना। और किसी भी चीज को समझने के लिए, आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है कि किसी भी चीज को इजीली समझने के लिए उस चीज को छोटे छोटे भागों में अगर आप पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। और ये चीज है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज को इजीली समझना चाहते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ें। तो सबसे पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी, आज हम उस थ्योरी के सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़े, और फिर हम जो है कल डिस्कशन करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का जो आपका एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपने हमारा चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे चैनल की दी हुई लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।